चलिए क्लास आ स्टार्ट गया करें। सर। ठीक जी है। बिल्कुल। एक सेकंड में पॉज और तीन और का। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। उस्मान साहब आप माइक पे हैं। जी सर बिल्कुल माइक पे हूँ। लेकिन इसकी मैं आपको कुछ डिटेल्स बता दूं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है। तो जो ठीक। जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी उन्हें ये रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। उनके लिए ज़रूरी क्या है कि पहले ऑपरेशनलाइजेशन वाली वीडियो देख लें। ठीक है। हम तो ऑलरेडी सही। पढ़ चुके हैं ऑपरेशनलाइजेशन की वीडियो। मैं आपको एक दफ़ा अपने यूट्यूब पर दिखा भी देता हूँ। ये 2 आवर 37 मिनट्स की वीडियो देखी थी आपको ऑपरेशनलाइजेशन। जी जी। इसके अंदर हमने यूनिट डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन, आइटम सब पढ़ लिया था। रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट क्या होती है, फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट क्या होती है। जब तक ये सारे कंसेप्ट आपके माइंड में नहीं होंगे तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आने वाला। तो रिलायबिलिटी और ठीक है सर। वैलिडिटी का कंसेप्ट सीखने से पहले ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ऑब्जर्व वेरिएबल क्या होता है, अनऑब्जर्व वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। सही। तो कोई भी बच्चा जिसने ऑपरेशनलाइजेशन की वीडियो नहीं देखी हुई या ऑपरेशनलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं समझा हुआ तो इस वीडियो को कंटिन्यू ना करें। ठीक है। सही। पहले वो वीडियो देखें, अनऑब्जर्व वेरिएबल का कंसेप्ट सीखें, यूनिट डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन, ये सारे कंसेप्ट सीखें। उसके बाद यहाँ पे आए कि ये क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होता है, वैलिडिटी क्या होता है। ठीक है। ठीक है सर। आगे चलते हैं। उसके बाद रिलायबिलिटी और वैलिडिटी सॉफ्टवेयर पे टेस्ट भी की जाती है। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर की हुई है, दिखाता हूँ आपको। ये दिख रही है आपको वीडियो, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी जी टेस्ट थ्रू एचपीएसएस एंड नमोस। जी। ये एक आज के घंटा 12 मिनट। हाँ, ये आज के लेक्चर के बाद की वीडियो है। आज हम सीखेंगे ठीक है रिलायबिलिटी और सर। वैलिडिटी होता क्या है। उसके बाद हम सीखेंगे रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं ये सॉफ्टवेयर के ऊपर जी। परफॉर्म कैसे किए जाएंगे। ठीक ठीक है है। सर। तो आपको एचपीएसएस की भी नीड पड़ेगी, अमोस की भी नीड पड़ेगी। अमोस आपके लिए नया सॉफ्टवेयर होगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। ठीक है सर। उसके अंदर एक्सेल के अंदर कन्वर्ट करके उसकी सारी मैनुअल कैलकुलेशन, एक एक चीज़, फार्मूला वगैरह सब कुछ बताया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है वैलिडिटी को टेस्ट कैसे किया जाता है, उनके थ्रेशोल्ड क्या होते हैं, उनके क्राइटेरिया क्या होते हैं, उनकी आउटपुट की इंटरप्रिटेशन कैसे करनी होती है, उनके आउटपुट को रिपोर्ट कैसे करना होता है। ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। ठीक है। ठीक है सर। स्टार्ट करें आज का टॉपिक। जी जी बिल्कुल। ठीक है। मैं अभी लिख दिखा देता हूँ आपको। ये क्या हुआ है। बुक कहाँ गई, ये रही। ठीक है। ये एक सेकंड में चैट विंडो देख लूँ। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सिर्फ रिलायबिलिटी को कवर करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। रिलायबिलिटी का टॉपिक कवर हो जाएगा तो वैलिडिटी की मैं अलग वीडियो बनवाऊंगा। ठीक है। और वैलिडिटी ठीक है में सर। इस लॉजिकल वैलिडिटी की अलग वीडियो बनाएंगे और इन दोनों की अलग वीडियो बनेगी। ठीक है सर। तो टोटल 3 वीडियोस बन जाएगी। एक रिलायबिलिटी की वीडियो बन जाएगी, एक कंटेंट वैलिडिटी की वीडियो बन जाएगी। 2 वीडियोस होगी। तीसरी ठीक है वीडियो सर। बनेगी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी, कन्वर्जन टू डिस्क्रिमिनेंट, ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है। और जी। चौथी वीडियो ये कि इन सबको टेस्ट कैसे किया जाता है सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो ये ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है। तो टोटल 4 वीडियोस हो गई। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है सर। क्लियर है सर। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है पूछे, वरना फिर टॉपिक स्टार्ट करें। सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही सर। उस्मान साहब वॉइस क्लियर है या इनको क्लियर नहीं आ सर रही। आपकी आवाज जरा सी मतलब भर्राती भी आ रही है, बहुत मामूली सी। हम्म, एक सेकंड। अब बेहतर है। बेहतर है सर। अब बेहतर है। जी जी एक सर सेकंड। बेहतर है। उस्मान साहब अब आवाज़ आ रही है। जी सर बिल्कुल आवाज आपकी आ रही है। एक्चुअली मैंने हेडफोन बाहर निकाल दिया, अब मैं पहले से बेहतर है। माइक यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले वाला ऑप्शन बेहतर था, ये वाला ऑप्शन बेहतर है।
ये वाला बनिस्बत बेहतर महसूस हो रहा है। चले ठीक है, फिर मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ। मैंने हेडफोन अपना यूज नहीं कर रहा, ठीक है। ठीक है सर, परफेक्ट। चैट में कंफर्म कर दें बाकी स्टूडेंट्स, ताकि फिर मैं कंटिन्यू करूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जी उस्मान साहब, ये क्या हेडिंग लिखी हुई है? गुडनेस ऑफ डेटा। क्या मतलब हुआ? आपने अक्सर पढ़ा होगा गुडनेस ऑफ फेट, स्टेटिस्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं ना आप लोग। जी। गुडनेस ऑफ फिट पढ़ा होगा, यहाँ पे क्या गुडनेस ऑफ डेटा। डेटा। हर बुक में अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज की होती है। इस उमर खान ने क्या किया है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को एक हेडिंग में डाला है। उस हेडिंग को कहा है गुडनेस ऑफ फिट। वो जब कहता है गुडनेस ऑफ डेटा, जब वो आपसे ये कहे कि गुडनेस ऑफ डेटा चेक करें, तो टेक्निकली वो आपको क्या चेक करने को कह रहे हैं? कि डेटा कितना रिलायबल और वैलिड है। ये डेटा जिस कितना रिलायबल और कितना वैलिड है, ठीक है। फिर इसने रिलायबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी में, ठीक कंसिस्टेंसी। है। फिर स्टेबिलिटी को फर्दर डिवाइड किया है, टेस्ट रीटेस्ट और पैरेलल फॉर्म। और कंसिस्टेंसी को फर्दर डिवाइड किया है, इंटर आइटम कंसिस्टेंसी और स्प्लिट हाफ। ये बात समझ में आ गई? जी सर। तो टेक्निकली जब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, किसी और बुक में जाएंगे, तो उन्होंने ये डायरेक्ट चार्ट दी होंगी। ये बात समझ में आ रही है आपको? सही। ठीक है सर, आगे हो समझ में। सकता है उसने स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी में डिवाइड ना किया हो, डायरेक्ट मुद्दे पे आ गया हो, और उसने कहा हो ये चार है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। मैं आपको इजी करके दे देता हूँ, चलो एक मिसाल से समझ लें। माने कि आपने वुजू करना है, और मैंने आपको कहा वुजू करने के ये 12 स्टेप है, ये 14 स्टेप है, आपने याद कर लिए। एक तरीका और हो सकता था, मैं जी। आपसे कहता था वुजू में तीन चीजें हैं, फराइज है, सुन्नत है, मुस्तहब है। कितनी हेडिंग्स हो गई? तीन। 3। फिर फराइज को फर्दर डिवाइड किया कि चार फराइज है, 12 सुन्नतें हैं, ये 13 सुन्नतें हैं। ये बात समझ रहे हैं? तो बात वही है। जी। मैं आपको एंड वाली तमाम हेडिंग्स बता दूं, या फर्दर कैटेगरीज बना दूं? ये लॉजिक समझ में आ रही है? जी सर, आ रही है। चलो इसको और इजी एग्जांपल करते हैं। मैंने आपसे कहा एसिड्स, और मैं आपको तमाम एसिड्स के नाम लिख दूं। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता था कि तमाम एसिड्स की पहले मैंने दो कैटेगरीज बनाई, ये करंट एसिड, ये फिक्स एसिड। फिर कुछ को करंट में डाल दिया, कुछ को फिक्स में डाल दिया। ये लॉजिक क्लियर होगी? जी। क्लास बाकियों को क्लियर है? ठीक है। तो बहुत सारी बुक में ये स्टेबिलिटी का वर्ड यूज नहीं किया होता, कंसिस्टेंसी का वर्ड यूज नहीं किया जाता। तो आप नोट करें कि इन दोनों को एज अ सिनोनियम के तौर पे भी यूज किया जाता है। आप कहते हैं बहुत स्टेबल है, बहुत कंसिस्टेंट है, सही। तो आप एज अ सिनोनियम यूज करते हैं ना। जी। लेकिन इस बुक में थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है। समझाने वाली बात यह है, आपको इन दोनों टर्म्स का नहीं भी पता, एंड वाली इन चार टर्म्स का पता है, तो काम बन गया आपका। क्लियर है? अब क्लियर है मैं सर। ये दो टर्म्स आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फ्यूचर में कभी कोई बंदा आपसे डिस्कस करे, तो आपको आइडिया हो कि यार ये जो चीज़ हमसे पूछ रहा है हमें आती है। बात समझ रहे हैं? अगर वो स्टेबिलिटी पूछ रहा है, तो आपसे जी टेस्ट सर, आ रही। रिलायबिलिटी और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी ही पूछ रहा होगा। कंसिस्टेंसी पूछ रहा है, तो इंटर आइटम कंसिस्टेंसी और स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी ही पूछ रहा होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? सही। तो इन चारों जी सर, टर्म्स में देखिए क्लियर हो क्या गया। लिखा हुआ है, रिलायबिलिटी 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 रिलायबिलिटी। तो ये चारों किसकी टाइप्स है? जी। रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी। बात क्लियर हो गई? जी सर, क्लियर है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? इंटर। इंटर आइटम अच्छा, कंसिस्टेंसी। एक होती है इंटर रेटर, ठीक है, जो इस बुक में नहीं दी हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक। ऐड कर दूंगा मैं इसके अंदर, ठीक है। इंटर रेटर भी कहते हैं, इंटर ऑब्जर्वर भी कहते हैं। लॉजिक क्लियर हो गई? मतलब रिस्पोंडेंट के बिटवीन। जी सर। इंटर रेटर भी कहते हैं सही। और इंटर ऑब्जर्वर भी कहते हैं। यहाँ तक लॉजिक क्लियर हो गई? जी सर। तो हम कितनी पढ़ेंगे? 5। हम 5 पढ़ेंगे बिल्कुल। हम करेंगे टेस्ट टेस्ट, पैरेलल फॉर्म, इंटर आइटम, इंटर रेटर, स्प्लिट हाफ। क्लियर है? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, मैंने 5 इसलिए दिए, किसी बुक के अंदर स्प्लिट हाफ नहीं दी होती, किसी में इंटर आइटम नहीं दी होती, जैसे इस बुक के अंदर इंटर रिटर्न नहीं दी हुई। ये बात समझ में आ गई? तो हम ऑल पॉसिबल कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है सर। जी सर, क्लियर है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कुछ वैलिडिटीज भी नहीं दी हुई।
तो जब मैं वैलिडिटी के टॉपिक पे सही। आऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा वो कौन कौन सी है, तो जो इस बुक में नहीं दी हुई मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक होती है ठीक है नोमोलॉजी सर। वैलिडिटी। क्लियर हो गया? नोमोलॉजी जरा दोहरा दीजिएगा सर, आपकी आवाज कट गई थी। तब मैं डिस्कस करूंगा, अभी डिस्कस करना फजूल है। फिलहाल हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर ठीक। ठीक है सर। रहे हैं? लाइबिलिटी। रिलायबिलिटी। तो टोटल कितने टाइप की लाइबिलिटीज हो जाएंगी? 5। 5। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर है। अच्छा, मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपको ये पता होना चाहिए ये दोनों स्टेबिलिटी में आती है और ये दोनों कंसिस्टेंसी में आती है। जो इंटर है ना वो भी कंसिस्टेंसी में आएगी। ठीक है, ठीक है सर। तो कंसिस्टेंसी में 3 हो गई और स्टेबिलिटी में 2 हो गई। डन। डन। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये जो एंड वाली 5 है आपको इन पांचों का पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं भी पता कि ये स्टेबिलिटी ये कंसिस्टेंसी तो ओके फाइन। ये सिर्फ डिवीजन इस बुक ने की हुई है, बाकी बुक्स ने नहीं की हुई। तो बाकी बुक्स टाइप ऑफ रिलायबिलिटी की हेडिंग डालता है और ये सब पढ़ाना शुरू कर देता है। आगे बढ़ें। ठीक। लेकिन एक जी सर, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी अलग अलग है, ये तो क्लियर हो गया। ये बात क्लियर है। ठीक है, पहले वन लाइन डिफरेंस कर लेते हैं, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का वन लाइन डिफरेंस कर लें ताकि फिर शुरू से ही बेस क्लियर हो जाए। रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी। क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी। और वैलिडिटी का मतलब है एक्यूरेसी। वेल सही है सर। वैलिडिटी एक्यूरेसी। का मतलब क्या है? कि हमारा जो डेटा है वो कितना ज्यादा एक्यूरेट है। कल एक वर्ड यूज करें, एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी। तो अगर आपने वन लाइन में रिलायबिलिटी को एक्सप्लेन करना तो आप कैसे करेंगे? कंसिस्टेंसी। ठीक है, और वैलिडिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको ये पता होना चाहिए सर जी सर, एक ना क्लियर और है। सर वैलिडिटी एक बात अलग अलग बातें हैं। ठीक है, सर एक बात रिलायबिलिटी ये अलग थी। चीज होता है, वैलिडिटी अलग होता है। इसका मतलब ये कंसिस्टेंट होना अलग बात है, एक्यूरेट होना अलग बात है। यहाँ तक लॉजिक क्लियर हो गई? जी सर, लॉजिक क्लियर है। कंसिस्टेंसी अच्छी बात है बुरी बात है? जी सर, आपकी आवाज को। कंसिस्टेंट होना अच्छी बात है बुरी बात है? कंसिस्टेंट होना अच्छी अच्छी बात है, बिल्कुल। जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे आप क्रिकेट में बैटिंग करने गए, आप पहले मैच में आउट हो गए 0 जी पे, फिर 0 पे, फिर 0 पे, फिर 0 पे। हर मैच पे 0 पे आउट हो रहे हैं आप। बिल्कुल। क्या आप कंसिस्टेंट हैं? कंसिस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव बात तो नहीं हुई ना? एक्यूरेट नहीं है। हाँ, बिल्कुल। इमेजिन करें आपने पहले मैच में 100 किया होता। अब मैं आपसे चाहता कि आप कंसिस्टेंट रहे। ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो अगर काम ठीक ही नहीं हो रहा तो मुझे जी कंसिस्टेंसी सर। क्यों चाहिए? फिर एक बच्चा फेल हो गया है तो क्या उसके माँ बाप चाहेंगे कंसिस्टेंट रहे, हर दफा फेल हो? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ये बात समझ में आती है? जी सर, आ रही है। तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं, इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, माउस मेरे पास है नहीं, तो बहुत अजीबो गरीबी डायग्राम बनेगी। ठीक है, डायग्राम आपने सर वीडियो के अंदर भी आपने बना के दिखाई थी, जो डार्ट्स वाले एग्जांपल है। हाँ लेकिन उसमें ये उसमें रिपीट कर देता हूँ मैं एक दफा। मुझे कहाँ हिट करना चाहिए? सेंटर में जी, करना चाहिए। बिल्कुल सेंटर में करना चाहिए। बिल्कुल सेंटर में हिट करना चाहिए। अगर मैंने सेंटर में हिट कर दिया तो क्या मैंने ठीक हिट किया, एक्यूरेट हिट किया? एक्यूरेट हिट किया, बिल्कुल। लेकिन मैंने पहला हिट किया यहाँ पर, आपको डॉट दिख रहा है। सही। फिर जी। दूसरा हिट किया यहाँ पे, फिर तीसरा हिट किया यहाँ पर, फिर चौथा हिट किया यहाँ पर, फिर पांचवा हिट किया यहाँ पर। अब आप कंक्लूजन बनाएं। तो आप कंक्लूजन बनाएंगे कि आप कंसिस्टेंट तो है, बट आप क्या नहीं है? लेकिन एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट नहीं है। इसे रिसर्च की जबान में बोलें। आप कि कहेंगे ये जो तो है वो रिलायबल है लेकिन वैलिड नहीं है। जी, बहुत खूबसूरत बात की आपने। आपने कहा रिलायबिलिटी आ गई है पर ये वैलिडिटी नहीं आई। नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। क्लियर है? क्लियर है।
आगे मूव करें। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो वैसे नॉर्मली मैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी साथ साथ लेके चलता हूँ, लेकिन वो बहुत लंबा टॉपिक 3-4 घंटे की वीडियो बन जाती है, तो अभी मैं वैलिडिटी को डिस्कस नहीं करता फिर। ठीक है, अभी हम रिलायबिलिटी को डिस्कस कर ठीक है लेते सर। हैं। जब रिलायबिलिटी की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइम वैलिडिटी की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम डिस्कस कर लेंगे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का कंपैरिजन। ठीक है, कि वैलिडिटी और ठीक है रिलायबिलिटी सर। क्या क्या कंपैरिजन हमें करना पड़ता है। अभी के लिए आप सिर्फ एक बार याद कर लें, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के कंपैरिजन में सिर्फ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपका क्या ख्याल है कि अगर रिलायबल होगा तो क्या वैलिड भी होगा? नॉट नेसेसरीली नहीं। लेकिन वैलिड होगा तो क्या रिलायबल होगा? वैलिड होगा, रिलायबल होना चाहिए। हाँ, सही सही पहुंचे आप। ठीक है, एक और रूल समझ लें, वैलिडिटी एक्सेस करना ना रिलायबिलिटी से ज़्यादा मुश्किल काम है। ठीक है, लेकिन ये जी चीज़ हो बिल्कुल। जाती है कि अगर वैलिड होता है ना, तो प्रोबेबिलिटी और चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि रिलायबल भी हो। इसकी लॉजिक आपको तब समझ में आएगी जब हम कन्वर्जन वैलिडिटी पढ़ लेंगे। कन्वर्जन वैलिडिटी पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा ठीक। कि वैलिड इंस्ट्रूमेंट रिलायबल कैसे हो जाता है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, चलें आगे। जी सर बिल्कुल। चलो आगे एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि पहली रिलायबिलिटी का कंसेप्ट क्या था, दूसरी का क्या था, तीसरी का क्या था। बुक पे आ जाते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछें। नो सर, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर है। ठीक है, चलो। अच्छा, अब इसे रिसर्च की जबान में समझना शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होगा कि किस हद तक आपके रिजल्ट सेम आएंगे अगर आप सेम रिसर्च सेम कंडीशन में करें। ये पूरी लाइन समझ में आती है? ठीक है सर। जी सर। इसका मतलब है अगर कंडीशन चेंज हो जाए या फिर रिसर्च चेंज हो जाए, तो फिर हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि सेम रिजल्ट आए। सही। तो ये सेम कंडीशन का कंसेप्ट हम एलिमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन में पढ़ चुके हैं कि सेम कंडीशन का मतलब क्या था। जी। ठीक है, ये बात समझ में आती है? जी सर बिल्कुल। मतलब क्या है, इसको जी सर। सिंपल समझ लें कि अगर मुझे एक पानी का टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा टूल है थर्मोमीटर, मैंने थर्मोमीटर से पानी का टेम्परेचर चेक किया, 96 आ गया, 98 आ गया। जब मैं दोबारा चेक करूंगा तो सेम आना चाहिए। ठीक। बिल्कुल आना चाहिए। फिर दोबारा चेक करूंगा दोबारा से सेम आना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर सेम आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, टूल क्या है हमारा? कि हमारा टूल जो है वो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दे रहा है, इट्स रिलायबल, रिलायबल। हमारा टूल क्या है, रिलायबल है। अब नोट करें, इस सिचुएशन के अंदर मुझे बॉडी टेम्परेचर मेजर करना था, तो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने का जो टूल था वो थर्मोमीटर था। यहाँ तक क्लिक करें। ठीक है, जी। हमने जी। ऑपरेशनलाइजेशन पढ़ लिया था कि रिसर्च के अंदर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ह्यूमन बिहेवियर मेजर करें तो थ्रू क्वेश्चन। ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं किसी का डिप्रेशन सही। करूँ, ठीक है, और सेम आदमी का दोबारा से जी। डिप्रेशन मेजर करूँ तो सेम रिजल्ट आने चाहिए। अगर सेम रिजल्ट आते हैं तो इसका मतलब है वो जी रिलायबल बिल्कुल। है। तो अगर सेम है। रिजल्ट नहीं आते तो इसका मतलब रिलायबल नहीं है। यहाँ तक लॉजिक समझ में आती है? नहीं है। जी सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछें। नो सर, इट्स कंप्लीटली क्लियर। क्लास चैट के अंदर पूछते हैं अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो। क्लास चैट में रिप्लाई कर दें। आ रहे हैं सर। नो सर एंड क्लियर सर आ गया। अच्छा, ये तो हमने लाइब्रेरी की एग्जांपल कर लिया। अब एक ऐसी एग्जांपल करते हैं जिसमें लाइबिलिटी ना हो। मिसाल के तौर पे अगर कोई डॉक्टर कोई सिंपल सही। क्वेश्चन इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, किसी पेशेंट के लिए, कि उसकी लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए, अगर डिफरेंट डॉक्टर सही। क्वेश्चन यूज करें तो सेम रिजल्ट आने चाहिए नहीं आने चाहिए? बिल्कुल सही मानने चाहिए।
सेम पेशेंट है और एक डॉक्टर ने एक क्वेश्चन ये डिज़ाइन किया और उसने डायग्नोज करना है। अब मैंने 5 डॉक्टर्स को कहा कि आप सेम क्राइटेरिया यूज़ करें, सेम क्वेश्चन यूज़ करें और डायग्नोज करें कि इस पेशेंट की क्या बीमारी, और पाँचों मुझे अलग अलग बात बताएं, अलग अलग डायग्नोज करें। तो आप उस टूल को क्या कहेंगे, रिलायबल कहेंगे, नहीं कहेंगे? अनरिलायबल होगा। ये बात समझ में आ रही है? हमारे बिजनेस जी एप्लीकेशन मसला इसलिए बन जाता है क्योंकि हम इंसानों से डील कर रहे होते हैं, हम मशीनों से डील नहीं कर रहे होते। मशीन ने, थर्मोमीटर ने एक दफ़ा दोबारा कैलकुलेट किया, सेम कैलकुलेट कर दिया, थर्ड टाइम सेम कैलकुलेट कर दिया। इंसानों में ये बहस बहुत बढ़ जाती है। एक आदमी से मैंने क्वेश्चन फिल कराया, जी थोड़ी देर बाद दोबारा फिल करवाऊंगा। अब एक रिसर्चर कह सकता है कि मेरे क्वेश्चन का मसला नहीं है, पहले इसका मूड कुछ और था, अब इसका मूड कुछ और है, पहले ये जल्दी में नहीं था, अब ये जल्दी में है। ये बात समझ रहे हैं? वो फिर आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर जी देता है कि इंसानों को डील करने में, मशीन को डील करने में बहुत फ़र्क है। मशीन से अगर आपकी मशीन ठीक है, रिलायबल है, तो आप 10 दफ़ा भी उसे सेम डेटा देंगे तो हर दफ़ा वो सेम रिजल्ट देगा। ये बात समझिए। लेकिन मशीन ठीक नहीं है तो सही। हर दफ़ा वो डिफरेंट रिजल्ट देगा। मिसाल के तौर पे वेट की मशीन पे मैं खड़ा हो जाऊँ तो 70 केजी दिखाएगा, अगली बार 72 दिखाए, फिर 68 दिखाए, तो आप कहेंगे रिलायबल नहीं है क्योंकि ये सेम रिजल्ट नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो मशीन गलत है। लेकिन मशीन बार बार सेम रिजल्ट दिखाएगी तो आप कहेंगे रिलायबल है। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? क्लियर। तो मशीन को तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिलायबल है या नहीं है। लेकिन इमेजिन करें, अब आपने एक ऐसा टूल बनाया, एक क्वेश्चन डेवलप किया है, अब हम मेजर करेंगे थ्रू क्वेश्चन ईयर। अब मुझे चेक करना है क्वेश्चन रिलायबल है या नहीं है। अब मैं किसी इंसान से कोई डेटा फिल करवाऊँ, फिर दोबारा से फिल करवाऊँ, 4 से 5 दफ़ा फिल करवाऊँ, हर दफ़ा सेम रिजल्ट आने चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए। तो अगर हर दफ़ा सेम रिजल्ट नहीं आते तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो टूल आपने डेवलप किया है ये रिलायबल नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आती है? नहीं है। बिल्कुल क्लियर। लेकिन टूल बनाने वाला अगर ये क्लेम करना शुरू करता है कि भाई मेरा टूल तो बिल्कुल ठीक है, आप इंसानों से डील कर रहे हैं, उसका मूड चेंज हो रहा है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, इसके रिजल्ट में चेंज आ रहे हैं। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? अब वो आर्ग्यूमेंट ये लेके आ जाए कि मेरे टूल में जी नहीं है, क्योंकि अब ह्यूमन बिहेवियर है, इंसान अंदर इन्वॉल्व हो गया, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये आर्गुमेंट आ जाता है। तो इसलिए फिर हम क्या सही। करते हैं, जब हम सोशल साइंस के अंदर होते हैं तो हम कॉन्फिडेंस लेवल 95% रखते हैं। हमने 5% मार्जिन ऑफ एरर दिया होता है। ये बात समझ में आती है? ठीक। ठीक है सर। ये बात आ रही है समझ में आ रही है समझ। आपको? हमने तभी 5% मार्जिन ऑफ एरर रखा होता है कि इतना एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ तक ठीक। लॉजिक क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छा। अच्छा, ऑपरेशनलाइजेशन में हमने क्वेश्चन में कोई डिस्कस किया था ना? जी इसमें एक और पॉइंट समझ लें। अक्सर टूल होता है एक्सपेरिमेंट, आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी तो मेजर कर सकते हैं ना। जैसे जी डॉक्टर है, वो तो हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के, हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन यूज़ करते हैं, लेकिन हो सकता है किसी की कोई और मेथडोलॉजी हो। तो जब वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेजर करेगा तो उसका जो मेजर करने का प्रोसेस है वो क्वेश्चन नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट की रिलायबिलिटी चेक की जाएगी। ये बात समझ रहे हैं कि सेम कंडीशन में दोबारा से सेम एक्सपेरिमेंट जी बिल्कुल किया जाए तो क्या वो सेम रिजल्ट देगा या नहीं देगा? ये बात समझ रहे हैं? हम यहाँ पे जो सही। सारा जी कुछ सर बिल्कुल। पढ़ेंगे वो क्वेश्चन को माइंड में रख के पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा लेना देना क्वेश्चन के साथ होता है। ठीक। क्लास यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ें। क्लियर है सर। इसका मतलब है आपने जो आइटम डिसाइड किए थे अपने वेरिएबल को मेजर करने के लिए, आप ये चेक करने जा रहे हैं कि क्या ये हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट देगा या नहीं देगा। सही है, स्टार्ट कर रहे हैं। पहले का नाम क्या है? सही है। टेस्ट रिलायबिलिटी। इसमें होगा क्या, एक ही टेस्ट को 2 दफ़ा यूज करेंगे हम, ठीक। मतलब टाइम इंटरवल शामिल हो जाएगा। मतलब एक दफ़ा हम उससे डेटा लेंगे, कुछ देर के बाद, डेज के बाद, वीक के बाद वही डेटा दोबारा लेंगे। तो क्या ख्याल है, दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए नहीं आना चाहिए? जी आना चाहिए। ठीक है। मतलब मिसाल कर लेते हैं, माने ग्रुप के लोग हैं कुछ लोग, मैंने उनसे पर्सनालिटी ट्रेट का क्वेश्चन फिल कराया, पता चला किसके में कौन सी पर्सनालिटी ट्रेट है। एक दिन बाद दोबारा से फिल करवाया, सेम रिजल्ट आने चाहिए नहीं आने चाहिए? जी तो उस बिल्कुल सेम आने चाहिए। रिजल्ट में अगर हाई कोरिलेशन आती है, इसको टेस्ट करने का मेथड बता रहा हूँ, कोरिलेशन भी चेक होगा। अगर उन दोनों में हाई कोरिलेशन आती है तो इसका मतलब क्या होगा,
कि कंसिस्टेंसी है हमारे डेटा में, कौन सी वाली? रिलायबल है। कौन सी? सॉरी, जो टेस्ट वाली, sorry। जी, आप कहेंगे टेस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी है। इस बुक का ऑथर उसको स्टेबिलिटी के नाम से याद सही करता है। वो कह रहा है आपके रिजल्ट स्टेबल रहे, जैसे पहले थे वैसे ही बाद में रहे। ये बात समझ में आ गई? सही, जी आ गई। स्टेबिलिटी क्यों का ये लॉजिक समझ में आ रही है? जो जी रिजल्ट आ पहले रही है, थे वही रिजल्ट बाद में आ गए। यहाँ तक वापस आएगा। जी बिल्कुल क्लियर है। मतलब ये क्लियर है? हेलो? होपफुली इंशाल्लाह। जी सर, क्लियर है। इसकी और एग्जांपल्स करें या काफी है इतना? जैसे कि माने आपका एक एम्प्लॉय है, एक आप और कर लीजिए सर। कितना सेटिस्फाई है वो अपनी जॉब से, आपने सेटिस्फेक्शन का क्वेश्चन डिजाइन किया, आपने उससे सुबह के वक्त सेटिस्फेक्शन का क्वेश्चन फिल करवाया, 1 to 5 का स्केल था, कितना सेटिस्फाई है? उसका स्कोर है 3.5। अब आपने अगले दिन उससे दोबारा करवाया, वो आ गया 1.5। तो क्या आपके रिजल्ट स्टेबल है? तो क्या मैं जी आप क्वेश्चन ईयर को रिलायबल समझ सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कौन सी रिलायबिलिटी का इशू बन रहा है? तो आप कहेंगे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी का इशू बन रहा है। जब टेस्ट टेस्ट। टाइम इंटरवल के जी साथ बिल्कुल। फिल करवाते हैं तो ये सेम रिजल्ट नहीं दे रहा होता। सही। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। आगे चलें? जी बिल्कुल। और एग्जांपल करनी है या आगे मूव करें? आप आगे एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, आई बिलीव। कुछ भी दे सकते हैं। थर्मोमीटर की एग्जांपल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप किसी का ब्लड प्रेशर मेजर करें, क्यों ब्लड प्रेशर का तो मसला ये है, हो सकता है नेक्स्ट डे उसका चेंज एक्चुअल में हो गया हो, आप उसको मशीन की गलती बना दें, ठीक है? सही। लेकिन भाई मतलब 2 सेकंड में तो चेंज नहीं होगा। एक ही चीज आप 2-3 दफा मेजर करेंगे जी डिफरेंट टाइम के साथ और देखेंगे सेम रिजल्ट आ रहे नहीं आ रहे। अगर सेम रिजल्ट आ रहे हैं तो आप कहेंगे टेस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी है, अगर सेम रिजल्ट नहीं आ रहे तो आप कहेंगे टेस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी नहीं है। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, दूसरे का नाम क्या है? पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। नाम से क्लियर हो रहा है। सेम चीज को आप मेजर करेंगे दो डिफरेंट फॉर्म के साथ। तो अब सवाल ये हुआ दो डिफरेंट फॉर्म के साथ क्यों? मिसाल के तौर पे मैंने क्वेश्चन दिया एक बड़े ही फजूल पेपर के ऊपर, और वही क्वेश्चन ये एक बड़े अच्छे पेपर के ऊपर, बड़े मोटे पेपर के ऊपर दिया, कलरफुल पेपर के साथ, कलर प्रिंट के साथ। पता है कि सवाल सेम है, एक में ऑर्डर कुछ और था, दूसरे में ऑर्डर कुछ और था। सेम रिजल्ट आना चाहिए नहीं आना चाहिए? सेम रिजल्ट आना चाहिए, बिल्कुल। अगर सेम रिजल्ट आ जाता तो कौन सी वाली रिलायबिलिटी है? पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। लॉजिक समझ में आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं, एक मैं उसको हार्ड कॉपी दे दूं, एक मैं उसको गूगल फॉर्म का लिंक दे दूं, दोनों के सेम रिजल्ट आने चाहिए नहीं आने चाहिए? जब हम मेजर भी सेम जी आनी चीज चाहिए, बिल्कुल। बोले, सही। सेम रिजल्ट जी आने जी चाहिए बिल्कुल। नहीं आने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सेम आना आना जब चाहिए। सेम रिजल्ट नहीं आते तो आप क्या बोलेंगे, कौन सी लाइबिलिटी का इशू है? पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी में प्रॉब्लम आ रहा। फॉर्म में डिफरेंस समझ में आ गया? जी आ गया। आगे मूव करें? जी बिल्कुल। ठीक है, क्लास आप चैट में बता दें, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो फिर डिस्कस कर लें अभी। सर आपकी आवाज थोड़ी सी आ रही है और जा रही है, जरा सा। अब बेहतर है? अब बेहतर है जी। जी, क्लास चैट में बताएं अगर किसी को कंफ्यूजन है, वरना फिर हम आगे मूव करें। सर आपने इसमें ये अदर कहा कि एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल। सर आपने इसमें ये कहा, एम आई ऑडिबल? जी जी। सर जी जी आपने कहा ऐसे। कि पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी में होता है कि आप एक चीज को मेजर कर रहे हैं लेकिन टू डिफरेंट टूल से, लेकिन उसके टूल से बावजूद भी नहीं, उनका रिजल्ट से। ना ना, देखें टू डिफरेंट टूल्स का मतलब क्या हुआ। माने कि आपके क्वेश्चन है उसके आइटम कोई और है, ठीक है, एक दूसरा वेरिएबल कोई और है, तो जाहिर बात है फिर तो अलग रिजल्ट आएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन में भी आप मोटिवेशन मेजर कर रहे हैं, ठीक है, सेम आइटम आप मोड चेंज करके दे दें,
जैसे एक दफ़ा आपने मुझे हार्ड कॉपी दिया और आपने मुझसे 1 to 5 में रेट करवा लिया, दूसरी दफ़ा आप मुझसे फ़ोन पे 1 to 5 में पूछ रहे हैं, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करके, सेम रिजल्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जी सर, होना चाहिए। तो अगर सेम रिजल्ट आएगा तो हम इसे क्या कहेंगे? सर पैरेलल हम इसको फॉर्म। पैरेलल या फॉर्म तो बता रिलायबिलिटी दो। कहेंगे। ठीक है सर, आई एम क्लियर। ठीक है, आगे चलें। क्लास जी सर पैरेलल बिल्कुल। जी रिलायबिलिटी सर। समझ में आ गया? जी सर। चलें, फिर हमने एक पता है इंटर रेटर, जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, या इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी, थर्ड वन। सही। ठीक है, ये तो इंटर आइटम है ना, जी। हम कौन सी पढ़ रहे हैं? इंटर ऑब्जर्वर। इंटर रेटर या इंटर ऑब्जर्वर। अच्छा ठीक है, अगर मैं आप 3 स्टूडेंट्स को एक क्राइटेरिया डिफाइन कर दूं कि ये मेरा क्राइटेरिया है, ये मेरी चेक लिस्ट है, और आपको एक चीज़ कहूँ कि इसको मेजर करें, तो तीनों के सेम रिजल्ट आने चाहिए नहीं आने चाहिए? जी आने चाहिए। मिसाल के तौर पे 3 एग्जामिनर हैं, वो एक ही स्टूडेंट के प्रोजेक्ट को असेस कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं उसकी, और मैं उनको क्राइटेरिया बता दूं कि प्रोजेक्ट को असेसमेंट करने का क्राइटेरिया ये है, चेक लिस्ट ये है, अब आप चेक करके बताएं इसके प्रोजेक्ट को। तीनों ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स दे दिए, तो क्या ख्याल है, क्या मसला बन रहा है? इंटर रेटर जो रिलायबिलिटी है वो सही नहीं है। कह रहा हूँ इंटर, समझ रहे हैं? इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी भी जी। कहते हैं, जिसने फिल किया है ना, बात समझ रहे हैं? तो ये कंसिस्टेंट नहीं है, रिलायबल नहीं है, जी बहुत सब्जेक्टिव है, ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है आपका टूल सही। रिलायबल नहीं है। ठीक। मोहम्मद हबीब साहब, सर मिसाल के तौर इसको जरा जरा सा मैं रिपीट कर समझाता हूँ दीजिए सर, क्योंकि आपको। आपकी आवाज भी कुछ बीच में से कट रही है। नेट का प्रॉब्लम है या माइक का प्रॉब्लम लग रहा है आपको? माइक का इतना खास प्रॉब्लम नहीं लग रहा, मेरा खास आपकी आवाज बीच में से एकदम से गायब हो जाती है। मैं शायद मेरी तरफ से भी करता मसला हूँ। हो हम शायद। पढ़ रहे हैं इंटर रेटर रिलायबिलिटी, ठीक है? इंटर रेटर रिलायबिलिटी में मैंने आपको बताया, जैसे जी। 4 टीचर है, टीचर ए, टीचर बी, टीचर सी और टीचर डी। एक बच्चे ने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया, अपना थीसिस सबमिट किया, ठीक है? मैंने चारों टीचर को एक क्राइटेरिया दे दिया, ये क्राइटेरिया थीसिस चेक करने का, इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए, लिटरेचर ऐसा होना चाहिए, मेथोडोलॉजी ऐसा होना चाहिए, रिजल्ट ऐसा होना चाहिए। चारों को मैंने अपना क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया कि इस क्राइटेरिया के बेस पे आपने चेक करना है, तो क्या मैंने उनको एक टूल बना के दे दिया है? जी। क्या मैंने उनको एक मेजरमेंट टूल प्रोवाइड किया है जो कि चेक करेगा थीसिस की क्वालिटी कैसी है? जी बिल्कुल। ये बात समझ में आ रही है? मैंने उनको एक टूल डेवलप करके दिया है। अब एक ही प्रोजेक्ट है, सेम बच्चे का है, और चारों टीचर के रिजल्ट मुझे अलग अलग मिले, एक का ये बहुत बुरा है, एक का ये एवरेज है, एक का ये बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब क्या है? सही। इसका कि मतलब है इंटररेटर मेरा जो आप रिलायबिलिटी है वो क्या है, सही वो रिलायबल नहीं है। नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? जो टूल मैंने उसको बना के दिया वो जी। रिलायबल नहीं है। कौन सी वाली रिलायबिलिटी नहीं है उसमें? ये इंटररेटर या इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी। इंटररेटर रिलायबिलिटी नहीं है। इंटररेटर का दूसरा नाम क्या है? इंटर ऑब्जर्वर। इंटर ऑब्जर्वर। ठीक है, ठीक है सर। आप बस ये समझ लें कंसिस्टेंसी अक्रॉस रेटर, एक लाइन में अगर आपने समझना है तो। ठीक है, जी सही इसका है। आसान जबान में मतलब ये समझ लें कि डिफरेंट लोग एक ही फिनोमेना को एक जैसा रेट करें, अगर क्राइटेरिया सेम है तो। ये आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सही। अगर क्राइटेरिया सेम है तो। सेम है तो। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि जाहिर बात है, आपने क्राइटेरिया चेंज कर दिया, फिर थोड़ी ना कैसे रेट करेंगे। सही। क्लास समझ में आ गया या इसकी और डिटेल में जाएं? तो अगर फिर भी एक जैसे थोड़ी रिजल्ट, और डिटेल और कुछ इसका हो जाएगा मतलब सर। ये है कि टूल सब्जेक्टिव है, इसका मतलब है कि टूल रिलायबल नहीं है। सही। जैसे माने कि मिस वर्ल्ड की एग्जांपल ले लें, मिस वर्ल्ड सेलेक्ट करनी है तो उनके पास एक क्राइटेरिया होगा। जी। अब किसी के मुताबिक कुछ, किसी के मुताबिक कुछ, इसका मतलब ये है कि ये क्राइटेरिया सब्जेक्टिव है। खूबसूरती का टर्म अपने आप में एक सब्जेक्टिव है, हर बंदे के लिए खूबसूरती की डेफिनेशन डिफरेंट होगी ना। जी। आप जिसे कहते हैं कि मिसाल, जब हम इंटरव्यू लेने बैठते हैं, ठीक है,
एक आदमी कहता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दूसरा आदमी उसी को कहता है बदतमीज है, ख्याल ही नहीं रख रहा, सब कुछ मुंह पे बोल देता है, इसे पता ही नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। बिल्कुल एक ही चीज को अलग अलग मैसेज कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। बात समझ में आ रही है आपको। जी आ गई। इसी तरह हमें देखना पड़ता है जो लोग एक पर्टिकुलर फिनोमेना को रेट कर रहे हैं सेम क्राइटेरिया पे, तो उनके रिजल्ट भी सेम होने चाहिए। ये बात समझ में आती है। अगर सेम क्राइटेरिया पे रेट ना सही, कर रहे जी होते सर ना आ रही तो है। फिर रिजल्ट अलग अलग होते हैं। जैसे कि माने आप 10 बच्चों को मैं कैफेटेरिया भेजूँ आईयूबीएम के, और मैं कहूँ आईयूबीएम के कैफेटेरिया को ना चेक करके वो कैसा है। आपने कहा सर क्राइटेरिया क्या है, और मैंने आपको टूल बना के दे दिया। मैंने आपने कहा कि देखो एसी चल रहे है नहीं है, देखो सफाई है नहीं है, देखो डिस्टेंस के साथ बैठे हुए नहीं है, मैंने आपको क्राइटेरिया डेवलप करके दे दिया। तो जिन 10 बच्चों को मैंने भेजा है सेम सही, रिजल्ट के साथ आएंगे ना। बिल्कुल अगर वो सेम रिजल्ट के साथ नहीं आ रहे, इसका मतलब है मेरा टूल ठीक नहीं है। सही, बिल्कुल कंतेज साहब आपका मैसेज आया हुआ था, क्लियर हो गया आपको। कंतेज साहब क्लियर हो गया आपको। आगे चलें, कोई कंफ्यूजन तो बताएं। जी सर बिल्कुल। बाकी सबके मैसेज सब आने क्लियर सर, अल्लाह का शुक्र। क्लास बाकी क्लास में मैसेज भी बता दें। ठीक है, चलें अगला क्या है। इंटर आइटम कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। लेक्चर के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि तमाम बच्चों को ऑपरेशनलाइजेशन की वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, अदरवाइज उनको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। उसकी लॉजिक समझ में आ गई आपको। अब जिसको आइटम का कंसेप्ट ही समझ में नहीं जी आएगा तो उसको इंटर आइटम कंसिस्टेंसी कहाँ से समझ में आएगा। इसका जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि सही, मोटिवेशन एक अनऑब्जर्व वेरिएबल है, माने डिप्रेशन एक अनऑब्जर्व वेरिएबल है, तो उसके 4 से 5 आइटम होंगे। ठीक है, अब वो 5 आइटम के थ्रू मेजर हो रहा है। सही, क्या वो पांचों आइटम डिप्रेशन को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं। बिल्कुल। पांचों इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। जी जी, तो उसके इन पांचों में आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बात समझ में आ रहे हैं। तो अक्रॉस आइटम कंसिस्टेंसी होनी जी, चाहिए नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ऊपर हमने क्या पढ़ा है, अक्रॉस रेटर, और यहाँ पे हम क्या पढ़े, अक्रॉस। आइटम्स। ये फर्क समझ में आ गया। वहां पे जो लोग रेट करने गए थे, हमने जी कहा था 5 लोग रेट करने गए थे, उनके अक्रॉस उनके बिटवीन सेम रिजल्ट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अक्रॉस आइटम सेम होना सही, चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये लॉजिक समझ में आ गई। जी क्योंकि वो पांचों के पांचों आइटम एक जी आ रही है। को बता रहे हैं। सही, ये बात समझ में आई आपको। जी सर। क्लास बाकी चैट में बताएं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। आपको ऑपरेशनलाइजेशन वाला टॉपिक याद है। जी सर बिल्कुल याद है, अनऑब्जर्व वेरिएबल के आइटम ठीक है, जो। अनऑब्जर्व में यूनिट डायमेंशन भी होता है, मल्टी डायमेंशन भी होता है। डन। जी सर बिल्कुल। अब यूनिट डायमेंशन में मैंने मार्केटिंग मिक्स ले लिया, तो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये 4 चीजें आ गई। जी सर। ये चारों चीजें किसको एक्सप्लेन कर रही हैं। सर ये इनके आइटम्स हैं सर। मार्केटिंग मिक्स को। मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग इन मिक्स। चारों का आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इन चारों का क्या सर। आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जी सर बिल्कुल होना चाहिए। तो क्रॉस आइटम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। जी सर होनी चाहिए। तो अगर होती है तो हम कहेंगे रिलायबिलिटी है। कौन सी वाली रिलायबिलिटी है, इंटर सर इंटर आइटम आइटम। कंसिस्टेंसी वाली रिलायबिलिटी है। ये बात समझ में आ गई। जी सर बिल्कुल आ गए। क्लास ये क्लियर हो जी गया। सर, यस सर क्लियर हो गया, थैंक यू सर। आगे क्लियर चल। सर। जी बिल्कुल। अगले का नाम क्या है। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ में क्या करेंगे। गेस करें आधा नाम। कर देंगे हम इसको। आप हाफ जो रिजल्ट जो रिजल्ट्स हैं स्प्लिट ये। करते हैं 2 हाफ में। ठीक है, सही, उन दोनों हाफ में रिलेशनशिप होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ये बात समझ रहे हैं।
तो आपने पहले रेंडमली इसको स्प्लिट करना है जी 2 पार्ट्स के अंदर, और फिर उन दोनों के अंदर हम कोरिलेशन चेक करेंगे। अगर उन दोनों के बीच में कोरिलेशन है तो हम कहेंगे स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी है, तो अगर नहीं हुई तो हम कहेंगे स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी नहीं है। ये लॉजिक समझ में आ गई? सही। जी क्लास की लॉजिक क्लियर हो गई? सर, इसका रैंडम होना जरूरी है? देखिए वरना तो बाइस में शुरू हो जाएगी ना, स्टैटिस्टिक्स का पूरा कंसेप्ट ही ये आता है। आप बिल्कुल देखें, ये आपको टेंशन लेने की नीड नहीं, सही। सारा काम सॉफ्टवेयर खुद कर देगा आपको। जी ठीक है, इसका सही सही पार्ट है सही, ठीक एनालाइज है। स्केल रिलायबिलिटी। एचपीएसएस के अंदर एक टेस्ट का नाम है क्रॉनबैक अल्फा, जी रिपीट। जी, क्राउन बैक अल्फा। वो ये चेक करता है इंटर आइटम कंसिस्टेंसी। ठीक है, और दूसरे टेस्ट का नाम है स्प्लिट सही हाफ रिलायबिलिटी, वो ये चेक करता है। ठीक है, सही। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये वीडियो का जो मैं आपसे लिंक शेयर करूंगा ना, उसमें ये सारा काम मैंने किया हुआ है, दिखा देता हूँ आपको। मैं ठीक है यहाँ पे सर। आपको एसपीएसएस करके दिखा भी देता, लेकिन मैंने आपको कहा सुबह ही मैं शहर से बाहर आ गया हूँ, तो मैं कराची में नहीं हूँ अभी, तो किसी और का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल नहीं है, वरना मैं आपको अभी परफॉर्म करके दिखा देता। ये देख लेते हैं, स्क्रीन दिख रही है आपको? जी सर, आ रही है। एक सेकंड रुक जाए, ये मैं कहाँ पे गया हूँ, एनालाइज, उसके बाद स्केल, स्केल उसके बाद रिलायबिलिटी reliability। एनालिसिस। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे मॉडल पे क्या लिखा हुआ है? अल्फा, ये दिखा आपको? अल्फा। इस पे आप क्लिक कर देंगे तो जी ऑप्शन दिया हुआ है स्प्लिट हाफ का। ठीक है, आप सही अल्फा का ऑप्शन तब यूज करेंगे जब आपने इंटर आइटम कंसिस्टेंसी यूज करनी है। इस अल्फा का मतलब है क्लोन बैक अल्फा। ठीक। ठीक है, ये वीडियो का लिंक मैं आपसे शेयर कर ठीक है दूंगा। सर। मैं इस वीडियो का टाइटल दिखा देता हूँ, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्ट थ्रू एसपीएसएस एंड उस्मान अली वराइट। ठीक है, तो ये 1.5 घंटे की वीडियो है, ठीक। डिटेल के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको स्क्रीन दिख रही है ना, तो ये क्लोन बैक अल्फा दिख रहा है आपको? जी तो इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर रिलायबिलिटी जी हो जाए तो इसको इंक्रीज कैसे करना होता है, इफ आइटम डिलीटेड का कंसेप्ट क्या होता है, मिनिमम कितने आइटम रखने चाहिए, ये सही तमाम चीज़ें इस वीडियो में आ जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं, सही। टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि ठीक है अगर सर। रिलायबिलिटी कम हो जाए तो हमें बढ़ानी भी तो है ना, प्रॉब्लम भी तो सॉल्व करनी है ना। हमें पता होना जी चाहिए कि रिलायबिलिटी अगर कम हो जाए तो इसे इंक्रीज कैसे करना है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर, क्लियर है बिल्कुल। कोई कंफ्यूजन तो बताएं। नो सर, फिल वक्त तो नहीं है। बाकी क्लास से भी पूछें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। नूरी, आप एक काम करें, मैं अपनी कोशिश करके देख लेते हैं। देता हूँ, हाँ आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। आपके पास एसपी इंस्टॉल है ना? जी जी आप बिल्कुल। अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं वहाँ से आपको गाइड कर देता हूँ, एक दफ़ा देख लें आप। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिख दें, 2 3 कुछ भी लिख दें, एक मिनट में लिखता हूँ सर। या फाइल पे क्लिक करके रिसेंट डेटा फाइल, अह, जो रिसेंट डेटा फाइल आपने ओपन किया फाइल पे क्लिक करें, रिसेंट डेटा, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, कोई भी open, सेकंड लास्ट यही। कुछ भी कर लें। तो क्लिक कर दिया, वो सोच रहा। नहीं नहीं, ये तो आप अच्छा, ये सिंटेक्स खोल दिया डेटा इसने। फाइल ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, रिसेंट यूज डेटा पे कर लेना। हाँ, सही। करने के डॉट एस ए वी। ठीक है, ये वाला उठा लेता हूँ। ठीक है, एनालाइज आ पे, गया। स्केल पे जाएं, रिलायबिलिटी पे जाएं। ठीक है, ठीक। अब देखें ये जो शुरू के 4 क्वेश्चन है वो एक ही कंस्ट्रक्ट के है, ऑल्ट 1, ऑल्ट 2, ऑल्ट 3, ऑल्ट 4। ठीक है, इसे राइट हैंड पे जी डालें। अभी ओके मत करिएगा, मॉडल क्या क्या अल्फा लिखा हुआ है, जी। क्लिक करें, सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अभी मत करें क्लिक, स्प्लिट हाफ। स्प्लिट हाफ। ठीक है, अभी अल्फा पे क्लिक करने दें। ठीक है, सही। अल्फा पे क्लिक ओके करें। ठीक। अब देखें ये क्लॉन बैक अल्फा, यहाँ पे आपको दिखा रहा है 0.679, क्लियर हो गया। जी नंबर ऑफ जी आइटम 4, इसका मतलब आपके पास 4 सवाल थे, तो ये आपको बताता है आपके कितने आइटम थे। ठीक है, सही। कम से कम 3 आइटम होने चाहिए, आप 3 से कम आइटम नहीं कर सकते, किसी भी कंस्ट्रक्ट के अंदर मिनिमम 3 होने चाहिए। ठीक है, सही। वापस नोटेड। एनालाइज पे जाएं,
एक काम करें, चल एनालाइज पे जाएं, जी स्केल पे जाएं, जी स्केल 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 रिलायबिलिटी एनालिसिस क्लिक करें, अल्फा पे क्लिक करें, स्प्लिट हाफ पे क्लिक कर दें, जी ओके करें। सही। अब देखें इसकी ओके, 0.6 आ रही है, गॉटमैन स्प्लिट हाफ कोफिशिएंट इसकी लास्ट पॉइंट रॉ सिक्स देखिए, आ रही है। लास्ट रॉ, जी, लास्ट रॉ देखिए आपको। बिल्कुल 0.630 आ रही है। तो जी इसमें आप कॉन बैक अल्फा भी चेक कर लेंगे और स्प्लिट हाफ भी चेक कर लेंगे, ठीक है। जो वीडियो का ठीक है लिंक सर। मैंने आपको दिखाया उसके अंदर मैंने क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है कि क्राइटेरिया क्या होता है, 0.7 होता है, 0.6 होता है, और अगर क्राइटेरिया कम हो जाए तो आप इसे इंक्रीज कैसे करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। वापस एनालाइज पे ठीक। जाएं, स्केल पे जाएं, रिलायबिलिटी एनालिसिस, रीसेट पे दबाएं, रीसेट 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 रीसेट। सॉरी, रिसेट पे। ये कैट सही। 1 है, कैट 1 से कैट 5 तक के आइटम्स लें, ओके करें, ठीक है। इसकी रिलायबिलिटी आ रही 0.667। अच्छा मेरा थ्रेशोल्ड है 0.7, जी मुझे 0.7 और अबव चाहिए, ठीक है। तो क्या ये मेरा सही। क्राइटेरिया मैच कर रही है? नहीं। तो मुझे बढ़ाने की जरूरत है ना। जी बिल्कुल। वापस एनालाइज पे जाएं, स्केल पे जाएं, रिलायबिलिटी एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करें। इसमें जो आपका थर्ड ऑप्शन है स्केल इफ आइटम डिलीटेड, इस पर चेक लगा दें। बाकी सब भी याद करें, स्केल इफ सही। आइटम डिलीटेड। इसकी लॉजिक समझें, ये आपको बताएगा कि एक पर्टिकुलर आइटम डिलीट हो जाए तो आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अभी समझते हैं, कंटिन्यू करें, ओके करें। नीचे वाला टेबल दिखाएं, एक सेकंड रुक जाएं। जी नूरुद्दीन साहब, अगर आप पहले आइटम को डिलीट कर दें तो आपकी लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.62। 0.624 हो जाएगी। दूसरे को डिलीट कर दें तो 4 0.582। 2 हो जाएगी। अच्छा, आपकी करंट कितनी है? 0.667, ठीक है। जी लेकिन आप आइटम नंबर 4 देखें, ये 0.668 है, ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा है। जी एक काम करें, आइटम नंबर 4 को डिलीट जी करें, एनालाइज पे जाएं, ठीक। स्केल पे जाएं, आइटम 4 को बाहर करें, ओके करें। देखें अब आपकी लाइबिलिटी होगी 0.6, 0.668 हो गई। 0.668 हो गई। दोबारा से नीचे जी वाला टेबल देखें, आप अगर 5 को बाहर निकाल देंगे तो आपकी सही। लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी? पॉइंट। 0.710 हो जाएगी। वापिस एनालाइज, स्केल पे जाएं और 7 को बाहर करें, ओके करें। अब अपनी लाइबिलिटी की वैल्यू देखें, 0.710, ठीक है। अभी भी ना होती तो हम 1 को डिलीट करते हैं। सही। नहीं, हाँ क्यों ना करते, वजह क्या है? क्योंकि कॉन्स्ट्रक्ट में मिनिमम जो जो आपका आइटम है वो 3 होते बहुत हैं, 3 सारे से लोगों नीचे को इस कॉन्स्ट्रक्ट बात नहीं का होता। नहीं पता, वो इस बात का ख्याल नहीं रखते, वो 2 अटेम्प्ट कर देते, कम से कम 3 होने चाहिए। आपको लॉजिक समझ में है? किसी भी कंस्ट्रक्ट के हम 6 या 7 आइटम लेके क्यों चलते हैं? उसकी वजह हो सकता है फ्यूचर में हमें 2-3 जी डिलीट करने पड़ जाए। अगर हम 3 आइटम लेके चलेंगे, वो 1-2 डिलीट करना पड़ गया तो पीछे बचेगा ही कुछ नहीं। बिल्कुल। ये लॉजिक समझ में आती है आपको? जी जी अच्छा क्लास, बाकियों के लॉजिक समझ में आई, पूरा प्रोसेस समझ में आया? इसी तरह हम स्प्लिट हाफ में करेंगे, ठीक है। स्प्लिट हाफ की लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए भी हम डिसाइड करेंगे किस आइटम को रखना है, किसको डिलीट करना है। क्लियर है? सही। जी सर। अच्छा फिर इसको कंप्यूट कैसे करना होता है ये हमने सीख लिया पहले। आपके कौन कौन से आइटम बचे? कैट 1, कैट 2, कैट 3, ये 3 बच गए ना। जी बच गया। ऑपरेशनलाइजेशन की वीडियो में मैं आपको सिखा चुका हूँ कि ट्रांसफॉर्म में जाके कैसे कंप्यूट वेरिएबल करना होता है, तीनों को मिलाना होता है, याद होगा आपको। मीन इसका मीन लेना होता है, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ इन तीनों का लेंगे, पांचों का नहीं लेंगे, ये बात समझ में आ गई? जी 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 बिल्कुल। ये हमने इतनी बड़ी प्रैक्टिस की इसलिए ताकि हम डिसाइड कर सके किसका मीन लेना है, किसका नहीं लेना। ये बात समझ में आ गई? तो जब आप इसे कंप्यूट करेंगे ना, सही। तो इन तीनों पे कंप्यूट करेंगे। और ये जो नया वेरिएबल बनेगा एवरेज, इसे बोलते हैं समिटेड स्केल, SUMMATED, समिटेड स्केल। ये बात समझ में आ गई? तो जब वेरिएबल आप इसमें कंप्यूट हो जाए, जो नया अगर वेरिएबल बनता है जिसको आप एवरेज कहते हैं, इसका रिसर्च में नाम क्या होता है? समिटेड। समेटेड स्केल्स, इसकी स्पेलिंग जरा आप दोहरा देंगे? SUMMATED, सम होता है ना, सम, सम करना। ठीक ठीक।
समेटेड स्केल, सही। ठीक है। अब आगे यही यूज होगा, आगे हम रिग्रेशन, कोरिलेशन, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, वन वे एनोवा, हर जगह यही यूज होगा। अब आइटम्स का काम खत्म हो गया है, आगे जो भी यूज होगा यही यूज होगा। ये लॉजिक समझ में आ गई? जी आगे। ये वैसे ऑपरेशनलाइजेशन की वीडियो मैंने आपको पहले देखने को इसीलिए कहा था क्योंकि ऑपरेशनलाइजेशन की वीडियो के अंदर ये ट्रांसफॉर्म करना, ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। जी मौजूद है। जी जी बिल्कुल हमने जब मौजूद है। ऑपरेशनलाइजेशन की वीडियो पढ़ी थी तो कंसेप्ट पढ़ा था यूनिक कंस्ट्रक्ट और मल्टी कंस्ट्रक्ट का, याद होगा आपको? जी पढ़ा था। अब माने एक मल्टी कंस्ट्रक्ट है मेरे पास, बैंड इक्विटी, जिसकी चार सही कंस्ट्रक्ट है, ए बी सी डी। ए के अपने आइटम है, बी के अपने आइटम है, सी के अपने आइटम है, डी के अपने आइटम है। ये बात समझ में आ गई? सही। ए के जी अपने 5 आइटम, बी के अपने 5 आइटम, सी के अपने 5, डी के अपने 5, टोटल कितने हो गए? 20। अब बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, उन 20 के 20 को डाल देते हैं और लाइबिलिटी चेक करते हैं। ऐसे नहीं होगी। ए की अलग होगी, बी की अलग होगी, सी की अलग होगी, डी की अलग होगी। ये बात समझ में आ गई? सही आगे सुनना। बहुत बड़ी गलती है जो बहुत बड़े बड़े रिसर्चर कर देते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हर सब कंस्ट्रक्ट की रिलायबिलिटी अलग अलग चेक होगी। आप चारों के क्वेश्चन एक साथ डाल के चेक नहीं कर सकते, पूरा क्वेश्चन एक साथ डाल के नहीं चेक कर सकते। हर सब कंस्ट्रक्ट अलग अलग चेक होगी। ठीक है सर। गुरुजी का भी पॉइंट समझ में आ रहा है? जी सर आ तो रहा है, अगर बिल्कुल आ रहा चारों कंस्ट्रक्ट की सीक वैल्यू ग्रेटर देन 0.7 है तो आप कहेंगे हाँ मेरा क्वेश्चन रिलायबल है। मैंने बहुत सारे टीचर्स को, बहुत सारे है। स्टूडेंट्स को, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को मिस्टेक करते हुए देखा है कि पूरा क्वेश्चन इंसर्ट कर देते हैं। ऐसे नहीं चेक होता, हर कंस्ट्रक्ट अलग अलग चेक होगा। ठीक है। सही है सर, बाकी सुनना। यहाँ तक क्लियर हो? आगे चलें। इसमें एक और कंसेप्ट सीखने, हमने जी बिल्कुल। रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट और फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट, याद है? रिफ्लेक्टिव जैसे डेमोग्राफी, थोड़ा बहुत याद है, इससे जहन में नहीं आ रहा। एज, जी जी। आप ये सब डेमोग्राफी को बता रहे हैं ना, सही सही सही। ये फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट है। जी जी लेकिन इन सब की हम एवरेज कैलकुलेट करके इनको एक नहीं बना सकते, समझ रहे हैं? बिल्कुल 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 तो बिल्कुल इनकी बिल्कुल सही। रिलायबिलिटी भी चेक नहीं होगी। सही बिल्कुल नहीं होगी। इनकी इंटर आइटम रिलायबिलिटी चेक नहीं होगी, ये भी बहुत बड़ा ब्लंडर है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उनका कंस्ट्रक्ट होता है फॉर्मेटिव। अब बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि ये फॉर्मेटिव सही कंस्ट्रक्ट है, इसकी इंटर आइटम रिलायबिलिटी चेक नहीं होगी। वो चेक करने बैठ जाता है और फिर कहता है सर इसकी रिलायबिलिटी आ ही नहीं रही। आएगी भी नहीं, उसकी चेक करनी ही नहीं होती, क्योंकि उन चारों की एवरेज लेके हम उसको एक नहीं बना सही। सकते। ये बात समझ में आ गई? जी सर बिल्कुल आगे सुन। आपको फिर से मैं समझाऊं, ये लॉजिक मैंने आपसे क्यों कहा था कि पहले ऑपरेशनलाइजेशन की वीडियो देखें फिर ये चैप्टर देखें। उसकी लॉजिक समझ में आ रही है? क्योंकि अगर आपको जी जी ऑपरेशनलाइजेशन बिल्कुल सारे बिल्कुल आ रही कंसेप्ट है। पता होते तो ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे। अगर आपके वो कंसेप्ट वीक है तो यहाँ पे बहुत जगह कंफ्यूजन पैदा होगी। अब जिस बच्चे को रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव का डिफरेंस सही नहीं पता, वो कंफ्यूज हो रहा होगा कि क्या बातें हो रही है। सही। जिस बच्चे को यूनिट डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन का नहीं पता, वो भी कंफ्यूज हो रहा होगा चल क्या रहा है। ये बात समझ में आ गई? जी बिल्कुल तो ये पूरा रिलायबिलिटी का टॉपिक समझ में आ गया। बिल्कुल आगे सर। हमने 4 5 तरह की रिलायबिलिटीज पढ़ ली। अच्छा, जो शुरू की 3 रिलायबिलिटीज है बिल्कुल वो कोरिलेशन के थ्रू चेक होगी। कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट होता है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है। एसपीएसएस पे जी कोरिलेशन कैसे चेक की जाती है। जो चौथी रिलायबिलिटी थी इंटर आइटम सही कंसिस्टेंसी, बिल्कुल। वो क्रॉनबैक अल्फा के थ्रू चेक होगी, वो हमने अभी सीख ली। और जो पांचवी है स्प्लिट हाफ, वो भी सीख ली। सही। और अगर रिलायबिलिटी कम होगी उसको जी improve कैसे करना है वो भी सीख लिया। क्लियर हो गया सब कुछ? जी टॉपिक सब कंप्लीट। क्लियर है। टॉपिक कंप्लीट। वैलिडिटी पे आ जाएं। वैलिडिटी पे आ सकते चलें हैं। ये वीडियो एंड करके फिर मैं न्यू वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। ठीक है सर। Okay.